B7 जो है वो दोनों है, को फैक्टर भी है और को एंजाइम भी है। को एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए और को फैक्टर है कार्बोक्सिलेशन के लिए। ठीक है, उसी तरह जो हमारा विटामिन सी है ना, वो एक को फैक्टर है फॉर कन्वर्जन ऑफ डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन, और साथ ही साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब जब आपके पास विटामिन सी की डेफिनेशन डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसमें आपके पास क्या आता है, स्कर्वी। स्कर्वी जो है ना, स्कर्वी बेसिकली एक गम्स का डिसऑर्डर है जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग करवाता है गम्स की। ठीक है, उसकी क्या वजह, ये स्कर्वी क्यों होता है? स्कर्वी इसलिए होता है कि विटामिन सी जो हमारा होता है ना, वो हमारा कोलेजन भी बनाता है। ठीक है, तो कोलेजन सिंथेसिस का डिफेक्ट हो जाता है अगर आपके पास विटामिन सी कम होगा। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारी बॉडी में ना कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें से एक है स्कर्वी। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक फिशरमैन है, उसको गम हाइपरट्रॉफी है, ब्लीडिंग है, तो उसमें किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या क्या पैथोलॉजी है? हाँ, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। और अगर हम कहें कि एक फिशरमैन है और उसको गम हाइपरट्रॉफी भी है, ब्लीडिंग भी है और साथ उसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी है, तो उस केस में, हाँ, उस केस में आपने करना है डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ होती है ना, ऑर्गेनिज्म, वो आपका कॉज करता है B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गई है विटामिन सी की? विटामिन सी जो है ना, वो हमारे पास एक कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है, साथ हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रोलीन की टू हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, ये पेपर में सवाल आता है, एक ये आता है और एक इसका स्कर्वी के डिजीज़ का आता है, तो ये दोनों आपने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन करवाता है ना, प्रोलीन बेसिकली आपके पास एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसको ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाता है, और ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होता है ना, ये आगे जाके कोलेजन बनाता है। मतलब बेसिक फंक्शन जो मेन आपने याद रखना है ना, वो विटामिन सी का है कि ये कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब कोलेजन की सिंथेसिस कैसे करवाता है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन करा के। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यहाँ तक हमारा जो विटामिन सी है ना, वो कवर हो चुका है। अच्छा, अब विटामिन सी के बाद जो आपके पास नेक्स्ट विटामिन आता है ना, वो आपके पास आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई बेसिकली जो है ना, कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, हाँ जी, ए डी ई के। तो विटामिन ई जो है ना, वो बेसिकली आपके पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन है अलोंग विद विटामिन ए, डी एंड ई एंड के। ठीक है, अब जो विटामिन ई होता है ना, वो आपके पास हमारी बॉडी में एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता अननेसेसरीली सब्सटेंसेस की। ठीक है, और इस तरह ना एज एंटीऑक्सीडेंट जब ये एक्ट करता है, तो ये बाकी विटामिन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे विटामिन ए को विटामिन सी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आरबीसीज को प्रोटेक्ट करता है। जब हमने हीमेटोलॉजी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि आरबीसीज की सर्टेन केसेस में ना ऑक्सीडेशन हो जाती है, हीमोग्लोबिन की एक्सेस ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, वो बॉडी में काम आते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं इस सारे प्रोसेस को होने में। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने में, क्योंकि ऑक्सीडाइज से हार्मफुल सब्सटेंसेस बनती हैं जो बॉडी में जा करके डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, अब अगर विटामिन ई या ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना हो, तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है,
जैसे कि हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो हेल्प प्रिवेंट कैंसर, ठीक है, एंटी एजिंग करवाते हैं ये, ठीक है। और जो इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं ना, इमीडिएट सिम्टम्स में ये क्या कराएंगे कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो ये कराएंगे मसल पेन, वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी, एटैक्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, अनीमिया, ठीक है। विटामिन ई का जो आपको पेपर में सबसे कॉमन सवाल आता है ना, वो आता है इसके एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से, कि वो आपको ना एक ऑर्डर दे देता है सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? हाँ जी, सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन है। अगर ग्लूटाथायोन का ऑप्शन ना हो तो देन इट इज़ विटामिन ई, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर बस पता होना चाहिए। पेपर में सबसे ज़्यादा विटामिन ई का अगर सवाल आता है ना, तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से आता है और दूसरा आता है एंटी एजिंग के हवाले से, ठीक है। यानी इसका एक फंक्शन है एंटी एजिंग, तो वो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ACSECA। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एक विटामिन आता है ना, दैट इज़ विटामिन के। विटामिन के जो है ना, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है कि वो आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। अक्सर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के हवाले से पूछ लेते हैं कि कौन सा विटामिन है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो अबंडेंट होता है, या विटामिन के की डेफिशिएंसी में आपने उसको क्या देना है। विटामिन के का मोस्टली यूज़ इसलिए है कि जब न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, तो उनको हम विटामिन के लगाते होते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। सबसे कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन के जो होती है ना, वो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन के सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो विटामिन के इज सिंथेसाइज बाय गट बैक्टीरिया। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके पास ना क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 बनाता है ये आपके पास, ठीक है। ये याद रखना है, 2, 7, 9, 10 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में सवाल आता है। विटामिन के हवाले से दो सवाल आते हैं, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आता है और एक आता है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो दूसरा विटामिन आता है ना, नेक्स्ट विटामिन, वो आपके पास आता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। इसका आपको नाम पता होना चाहिए, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब रेटिनॉल जो है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स में आता है। एक नेचुरली अकरिंग होता है जो हमारे फूड सोर्सेज में होता है, ठीक है।